जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में देखिए आज का हम लोग का टॉपिक है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो चलिए देख लेते हैं कि कार्य क्या है, शक्ति क्या है और ऊर्जा क्या है। देखिए, ये चैप्टर से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि कार्य क्या है। तो देखिए, बल लगाकर किसी वस्तु की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। देखिए, ये तो किताबी भाषा में जैसे इसका डिफिनेशन हो गया, लेकिन इसका आप शॉर्ट में देख लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर W बराबर एफ एस कॉस थीटा इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये सब बताएंगे, एफ क्या है, एस क्या है, कॉस थीटा ये कहाँ अप्लाई होता है। देखिए इस पर न्यूमेरिकल बनता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि कार्य का डिफिनेशन कि बल लगाकर किसी वस्तु की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। इसका शॉर्ट में देखेंगे तो यही होता है कि बल लगाकर किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन करना ही कार्य होता है। ठीक है, अगर आप बल लगा रहे हैं और उसका दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आप कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे के अनुसार अगर आप मान लीजिए कि माथा पर टोकरी लेके सीधा आप खड़ा है तो आप कोई कार्य नहीं कर रहा है। अगर आप माथा पर टोकरी लेके आप चल रहे हैं तब समझिए कि आप कार्य कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स के अनुसार यही होता है। तो आप लोग समझ गए कि कार्य क्या है, कि किसी भी वस्तु की उसके दिशा में चेंजिंग लाना वो कार्य कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कार्य बराबर W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर मानी वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा एफ एस कॉस थीटा होता है। बढ़िया से देख लीजिए, W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर एफ क्या है, जैसे कि एफ क्या है कि आपने कितना न्यूटन का बल लगाया, और एस का मतलब होता है विस्थापन, कितना न्यूटन का बल लगाया और वस्तु कितना विस्थापित हुई। ठीक है, इसी दोनों का गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। अब कहेंगे थीटा क्या है सर? तो जैसे मान लीजिए कि आपने कितना न्यूटन का बल लगाया, कितना दूरी मतलब कितना विस्थापित हुई, उसके बाद अगर कितना एंगल पर बल लगाए हैं, थीटा उसी वही थीटा होता है। ठीक है, आपने कितना एंगल पर बल को लगाया है। जिसे मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ को, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ना आपने किसी चीज़ को फेंका है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है एफ एस। इसको हमेशा याद रखिएगा, इसमें बहुत सारा नंबर आते रहता है। तो देखिए जैसे आपने किसी चीज़ को फेंका है, जैसे मान लीजिए कि हमने 5 न्यूटन का बल लगाया है। ठीक है, वो विस्थापित हुई है मान लीजिए 2 न्यूटन। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने उसको कितना पर फेंका है, जैसे मान लीजिए कि उसको आपने 90 डिग्री पर फेंका है। ठीक है, उस क्या फेंका है आपने, उसको 90 डिग्री पर फेंका है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए वर्क यहाँ पर देखेंगे तो कितना 5 न्यूटन का आपने बल लगाया था, कितना विस्थापित हुई, तो 2 विस्थापित हुई थी। उसके बाद आपने कितना के एंगल पर फेंका था, तो 90 के एंगल पर फेंका था। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0। यानी कि आपने 5 न्यूटन का बल भी लगाया। ठीक है, आपने 5 न्यूटन का बल लगाया और 2 आपने विस्थापित भी किया, लेकिन आप 90 डिग्री पर फेंके हैं, तो कॉस 90 का मान होता है 0, इसलिए टोटल हो जाएगा 0। यानी कि आपने कुछ कार्य नहीं किया है। ठीक है, ये फिजिक्स के अनुसार होता है। तो आप लोग जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि कार्य क्या है, कि बल लगाकर मतलब धक्का देकर किसी वस्तु को विस्थापित करना ही बल कहलाता है। ठीक है, कार्य कहलाता है। अब देख लीजिए आगे कि कार्य का ऐसा ही मात्रक, जिसे आप लोग पता ही होगा कि जूल होता है। अब देखिए कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल भी होता है, और न्यूटन मीटर भी होता है, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। ये देख लीजिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि W बराबर, यहाँ पर आपसे देखिए W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। तो देखिए ये हो गया न्यूटन, बल हो गया तो न्यूटन, ये विस्थापन हो गया तो इसका हो गया मीटर। तो इसका हो गया ये वाला न्यूटन मीटर, यानी कि कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। अब इसी न्यूटन मीटर को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए देख लेते हैं, हम न्यूटन मीटर को चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्य का ऐसे ही मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर कैसे पता है? आप लोगों को पता ही है कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ कॉस थीटा। तो एफ का हो गया न्यूटन। ठीक है, बल का न्यूटन,
और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया। अब न्यूटन मीटर से देखिए ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अब इससे निकालेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन यानी कि एफ बराबर यानी फोर्स बराबर क्या होता है, ए में होता है, ए में होता है ना, जैसे आप लोग को पीछे बताए होंगे कि बल बराबर, बल का व्यंजक क्या होता है कि एफ बराबर ए में। तो देखिए यहाँ से निकालिए एफ बराबर ए में, यानी कि एफ बराबर एम ए निकालिए। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखे थे न्यूटन मीटर, तो भाई न्यूटन का यहाँ पर निकालिए मीटर का, ठीक है, लेकिन न्यूटन का निकालिएगा ना तो न्यूटन को वहीं न्यूटन में बल यानी कि फोर्स बराबर एफ बराबर ए में होता है, तो एम ए, तो इसका हो गया, ठीक है, ये मास हो गया, तो मास का हो जाएगा केजी, क्या हो जाएगा केजी, एम का हो गया केजी। आइए एक्सीलरेशन है, त्वरण है, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए आपको क्या प्राप्त हुआ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ आपको, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इतना आपको प्राप्त हुआ है। इसका क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। आइए को पहले से मीटर है यहाँ पर, एगो पहले से यहाँ पर मीटर है, तो अब देख लीजिए हो गया ना केजी, आइए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बटा एस स्क्वायर, ठीक है। तो वहीं हो गया, ये वाला लिखा हुआ है कि कार्य का मात्रक ये भी होता है, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है, और कार्य का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है कि कार्य का ऐसा ही मात्रक, तो आपको डायरेक्ट जूल रहता है तो जूल लगा देना है, अगर जूल नहीं रहता है तो आपको ये फार्मूला लिखना है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, तो एफ का हो गया न्यूटन, एस का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का हो गया मीटर। तो न्यूटन मीटर देखना है, अगर न्यूटन मीटर भी नहीं है तो न्यूटन मीटर को भी तोड़ना है, तो जब न्यूटन मीटर को आप तोड़ेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब इसका बीमा क्या होता है। बीमा होता है ml स्क्वायर T-2, ठीक है। अब 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। देखिए ये फैक्ट है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। अगर जैसे मान लीजिए तो अगर इसी को उल्टा कर देगा कि 1 अर्ग पूछ देगा, 1 अर्ग पूछ देगा तो आप क्या करेंगे, 10 के पावर -7 जूल कर देंगे, ठीक है ना। अगर 1 अर्ग पूछेगा तो 10 के पावर -7 जूल, और 1 जूल पूछ रहा है तो 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो देखिए यहाँ पर आगे आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले कि अगला वीडियो बनाएं। तो चलिए देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक नोट में लिखा हुआ है कि जैसे यदि बल के दिशा में विस्थापन होगा तो धनात्मक, और विपरीत दिशा में विस्थापन होगा तो ऋणात्मक, ठीक है। यदि विस्थापन ही नहीं होगा तो कार्य शून्य होगा, तो सही बात है। जैसे मान लीजिए कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर वस्तु है, ये वस्तु हो गया, अगर इधर से आप इसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है, अगर धक्का दे रहे हैं, अगर इधर ही घिसक गया तो यानी कि इधर से बल लगा रहे हैं तो इधर घिसक जा रहा है, यानी कि बल के दिशा में ही इसका विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्य धनात्मक हो जाएगा। अगर मान लीजिएगा आप इधर से बल लगा रहे हैं और इधर नहीं घिसक रहा है, इधर ही घिसक रहा है, इधर घिसक रहा है, इसी साइड में घिसक रहा है, तो यानी कि आप जिधर बल लगा रहे हैं उधर नहीं घिसक रहा है, उसका उल्टा घिसक रहा है, तो इसमें क्या कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, यानी कि आपके कार्य की आपके अनुसार ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्य ऋणात्मक। अगर आप इसको बल लगा रहे हैं, अगर ये विस्थापित ही नहीं हो रहा है, यहीं के यहीं पर है, यहीं वस्तु जो है यहीं के यहीं पर है, आगे भी नहीं बढ़ रहा है और नहीं पीछे भी बढ़ रहा है, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो जब कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि जब कोई चेंजिंग ही नहीं होगा तो बल जैसे मान लीजिए 50 न्यूटन का लगा रहा है, चाहे 1000 न्यूटन का ही लगा रहे हैं, ठीक है, कितना भी न्यूटन का बल लगा लीजिए, अगर उसके वस्तु में कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, अगर वो विस्थापित ही नहीं होगा, तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो आपका, ठीक है। जैसे तो अब आप इसको मान लीजिए 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक है, 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ये वस्तु है, ये वस्तु यहीं के यहीं है, इसमें कोई चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं आगे बढ़ रहा है नहीं पीछे बढ़ रहा है, यानी कि इसका विस्थापन जीरो है, ठीक है। जब विस्थापन जीरो है तो विस्थापन ही है, इसको जीरो करेंगे तो मान लीजिए कि आपने 100 न्यूटन का बल लगाया तो 100 गुणे जीरो करेंगे तो टोटल मान हो जाएगा जीरो, यानी कि आपने कोई वर्क नहीं किया, वर्क माने कार्य बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप फिजिक्स कहता है
कि आप किसी भी चीज़ में अगर बल लगा रहे हैं तो उसमें का में विस्थापन होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी विस्थापन हो तभी आप कार्य किए हैं, अगर कुछ भी विस्थापित नहीं हो तो आपने कोई कार्य नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ तक देखे थे, इसको देखिए लिए कि अगर बल के दिशा में कार्य होता है धनात्मक, अगर बल के विपरीत दिशा में हो कार्य तो ऋणात्मक, अगर विस्थापित ही कुछ नहीं हो तो शून्य। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे कि आप लोगों ने कार्य देख लिया, अब देख लेते हैं ऊर्जा। यहाँ से ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप में कितना ऊर्जा है, तो आप जितना कार्य करेंगे उसी क्षमता को तो ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा देखिए, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, ऊर्जा के ऐसा ही मात्रक जूल होता है, कार्य का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता था और इसका भी जूल होता है। ठीक है, और इसका CGS मात्रक अर्घ होता है। ठीक है, इसका CGS मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। 1 जूल बराबर, जैसे आप देखे ही थे कि 10 के पावर 7 अर्घ होता है। ठीक है, तो आप लोग पता चल गया होगा कार्य क्या है। तो कार्य आप लोग पता ही चल गया कार्य क्या है कि कार्य जैसे किसी वस्तु को जैसे आप धक्का दे रहे हैं तो उसमें विस्थापन होना, ठीक है, उसमें चेंजिंग होना, उसी को कार्य कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, अब यहाँ पर ऊर्जा हो गया। अब ऊर्जा जैसे कई प्रकार का होता है, जैसे स्थितिज ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो चलिए इन सब देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा क्या है कि अपने स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अपने स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को, तो भाई स्थितिज ऊर्जा है तो अपने स्थिर ही रहेगा ना। ठीक है, तो वहीं इसका स्थितिज ऊर्जा का एक इस पर भी न्यूमेरिकल बहुत पूछता है कि स्थिति ऊर्जा यानी कि P बराबर mgh होता है, mgh होता है। ठीक है, mgh होता है। अपने स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। देखिए, ये जितना भी समीकरण हम बता रहे हैं आप लोग का, ये जितना भी सूत्र बता रहे हैं, कभी एक वीडियो में पूरा जितना भी फिजिक्स का सूत्र होता है उस सबको लिखेंगे और वहाँ पर सब सूत्र पर एक एक न्यूमेरिकल को बता देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको अभी याद रखिए ताकि उस टाइम आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, तुरंत आप उस पर अप्लाई करेंगे और तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर यह कह रहा है कि स्थिति जो हो गया, अपने स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता। हाँ, तो स्थिति के कारण ही होगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे बांध, जैसे मान लीजिए किसी पानी को घेर कर रखे हैं, किसी मान लीजिए जैसे नदी है, उसमें बीच में बांध बना दिए हैं, तो पानी को आपने स्थिर करके रखा है, तो उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। क्या है उसमें, स्थितिज ऊर्जा है। बांध, जैसे बांध बनाकर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, खींचा हुआ धनुष में, जैसे आप धनुष को खींचे हुए हैं लेकिन छोड़े अभी नहीं है, तो उसमें क्या है, उसमें स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, स्प्रिंग में भी स्थितिज ऊर्जा, जैसे स्प्रिंग आप खींच के रखे हैं तो उसमें भी क्या स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, चाहे ऐसे भी अगर स्थिर भी है स्प्रिंग तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। रबर में भी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, रुका हुआ पंखा, जैसे आपके छत में पंखा अगर रुका हुआ चल नहीं रहा है तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अगर वहीं चलने लगेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अगर बांधा हुआ पानी है, अगर पानी को छोड़ देंगे तो उसमें भी गतिज ऊर्जा हो जाएगा। खींचा हुआ धनुष को अगर आप छोड़ देते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है कि जो चीज़ स्थिर है यानी कि रुका हुआ है उसी में स्थितिज ऊर्जा होगा, और जो चल रहा है उसमें तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे गतिज ऊर्जा है। देखिए इसमें यही होगा कि जो चल रहा है, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर जिस तरह से स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला होता है कि P बराबर mgh। अभी आप लोग देखिए, जैसे बता देते हैं यहाँ पर अभी कि m क्या है, g क्या है, h क्या है। तो देखिए m हो गया आपका द्रव्यमान, g हो गया आपका गुरुत्वीय त्वरण, जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी कि छोटा g का मान हमेशा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है h आपको जैसे क्वेश्चन जब बनाएंगे तो कितना हाइट पर है, कितना हाइट पर। ठीक है, h मतलब हाइट होता है। यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए कि स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो आपको ये तीनों दिया रहेगा तो आप स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। ये आपको स्थितिज ऊर्जा दिया रहेगा, अगर आपको जी का मान मालूम ही है कि 9.8 होता है, अगर हाइट आपको दिया है तो पूछेगा कि इसका द्रव्यमान क्या है, तो आप इस फार्मूला पर निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए फार्मूला को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं आगे गतिज ऊर्जा क्या है। तो जैसे कि बताए उसमें देखे थे कि स्थितिज ऊर्जा जो स्थिति के कारण ऊर्जा हो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसमें जो गति के कारण कार्य करने की क्षमता हो उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में
में इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा को, ठीक है। तो के ई बराबर 1/2 mv², इसको भी याद रखना आपको कि के ई बराबर 1/2 mv², यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें बहता हुआ पानी, जैसे वहाँ पर देखिए, जैसे आपको बताए थे कि रुका हुआ अगर पानी है, अगर बांध से उसको घेर दिए तो उसमें होगा स्थितिज ऊर्जा, और अगर पानी चल रहा है तो उसमें होगा गतिज ऊर्जा। चलती हुई गाड़ी जो चल रही है अगर वो उसमें हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अगर रुकी हुई है तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। चलता हुआ पंखा, अगर पंखा रुका है तो स्थितिज ऊर्जा, अगर चल रहा है तो गतिज ऊर्जा, चल रहा है तो गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा देख लीजिए, जब स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के जोड़ देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि वैसा वस्तु जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो, उसी को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखिए उड़ते हवाई जहाज, जैसे हवाई जहाज उड़ रही है तो अपना गति में है, लेकिन उसमें बैठा यात्री अपने स्थिति में है, उसको पता नहीं है कि मैंने उसको, अगर माइंड ऐसे कह रहा है कि जैसे गाड़ी उड़ रही है, ठीक है, लेकिन वो अपना स्थिर में है, वो अपना आराम से बैठा हुआ है, तो उसमें दोनों है, गतिज ऊर्जा भी है, स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए वो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। जैसे पतंग देखते हैं कि जैसे ही उड़ जाता है, माने कुछ ऊंचाई पर जाता है तो वो एक स्थिर हो जाता है, लेकिन आपको दिखने में लग रहा है कि उड़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक स्थिर जगह भी रहता है, इसलिए उसमें दोनों है, स्थितिज ऊर्जा भी है, गतिज ऊर्जा है पतंग में, इसलिए वो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। चलती हुई गाड़ी में बैठा यात्री, जिस तरह से उड़ती हुई जहाज में बैठा यात्री, उसी तरह से चलती हुई गाड़ी में बैठा यात्री। जैसे गाड़ी चल रही है, मान लीजिए ट्रेन चल रही है, लेकिन उसमें जो यात्री बैठा वो तो स्थिर है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है, इसलिए दोनों अगर हो गया तो ये यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। चलता हुआ पंखा में देखिए दोनों है, जैसे पंखा अगर घूम रहा है, चल रहा है पंखा, तो गतिज ऊर्जा है, चल रहा है तो गतिज ऊर्जा है, जब रुका हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए कि घूमते हुए पंखा चल भी रहा है लेकिन एक जगह स्थिर है, ये नहीं कि जैसे एक जगह जहाँ लगा है वहीं पर स्थित है, ये नहीं कि पूरा रूम में घूम रहा है, ठीक है। अगर पूरा रूम में ही जैसे घूमता तो वो हो जाता गतिज ऊर्जा, उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होता, क्योंकि वो एक जगह स्थिर नहीं था, लेकिन पंखा एक जगह स्थिर है, ठीक है, एक जगह स्थिर है, वहीं से अपना घूम रहा है और चारों तरफ हवा दे रहा है, इसलिए उसमें दोनों है, तो दोनों है तो क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। जिसमें दोनों होगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, उसको यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग कार्य देख लिए हैं, ऊर्जा देख लिए हैं, उसके बाद गतिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। अच्छा देखिए तो बहुत सारा, जैसे पेशीय ऊर्जा हो गया, ये सब ऊर्जा होता है, तो चलिए वो सब उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं शक्ति क्या है भाई? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की, देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इन दोनों में अंतर है, दोनों एक ही नहीं है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि ईंट है, मान लीजिए 100 ईंट है, अगर कोई छत पर चढ़ाना है, अगर कोई चढ़ा रहा है इसको, ईंट को, पूरा 100 ईंट को, उसको चढ़ाने में लग गया है 2 घंटा, तो ठीक है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगर मान लीजिए कि जितना कार्य किया और उसमें अगर उसको टाइम से भाग देंगे तो उसका शक्ति निकल जाएगा, यानी कि उसका पावर निकल जाएगा, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जैसे P बराबर W/T ये सूत्र होता है। अब W क्या है, T क्या है भाई? तो देखिए W वर्क हो गया, कार्य हो गया कि आपने कितना कार्य किया है और कितना टाइम में किया है। अगर टाइम से कार्य में भागा देंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका शक्ति निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा। P माने पावर, ठीक है। अब देख लीजिए शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। 1 HP बराबर 746 वाट आता है। जैसे मान लीजिए कि आप मोटर लेने जाते हैं तो आप दुकानदार से पूछते हैं कि सर कितना HP का मोटर है, तो दुकानदार बोलता है कि 1 HP का है, 2 HP का है, ठीक है। तो इस तरह से 1 HP मतलब समझ लीजिए कि 1 HP मतलब कि 746 वाट होता है, ठीक है। 746 वाट, ठीक है। उसमें पावर उतना होता है 746। 1 HP का अगर आप मोटर लेते हैं तो उसमें 746 वाट उसमें उसका पावर होता है। जैसे आपने ये बल्ब देखे हैं, रेड वाला बल्ब, वो 100 वाट का होता है। कितना का? 100 वाट का होता है। तो उस तरह से 746 वाट का होता है 1 HP का मोटर, ठीक है। अगर 2 HP का लेते हैं तो इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए, इतना वाट का हो जाएगा, ठीक है।
तो ये शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट। एक ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि एक HP बराबर क्या होता है। तो 1 HP बराबर, ठीक है, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट। चलिए आगे नोट में देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा तथा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये जैसे कि आप लोगों ऊपर देखिए लिया कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे संवेग यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, देखिए द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। देखिए P बराबर mv यानी कि मोमेंटम बराबर P बराबर वही संवेग, P माने संवेग को मोमेंटम, ठीक है, mv होता है। ठीक है, इसको संवेग को P से सूचित करते हैं। तो P बराबर mv होता है। m क्या हो गया, m हो गया मास, ठीक है, अब v हो गया वेग, v हो गया वेग। ठीक है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को यानी कि m माने m क्या हो गया, मास हो गया, माने द्रव्यमान हो गया। ठीक है, अभी वेग हो गया। तो P बराबर mv होता है, संवेग बराबर P बराबर mv होता है। जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारा हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है कि अगर आपको मान लीजिए कि v दिया है, m दिया है, तो आपसे पूछेगा कि संवेग बराबर क्या होता है। तो P बराबर mv आपको डायरेक्ट इसमें गुणा करा देना है, मोमेंटम निकल जाएगा। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड होता है, kg मीटर पर सेकेंड। अब पूछेंगे kg मीटर पर सेकेंड कैसे होता है, kg मीटर पर सेकेंड जैसे mv होता है तो m यानी मास, इसका हो गया kg। अब ये हो गया वेग, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड हो गया। इसमें क्या करना है, चलिए आगे देख लेते हैं संवेग संरक्षण क्या है। संवेग संरक्षण जैसे देखिए, जैसे कि एक छूट गया पीछे, जैसे ऊर्जा संरक्षण भी होता है, ऊर्जा संरक्षण भी होता है। देखिए बता देते हैं यहीं पर, संवेग संरक्षण की जगह भी बता देते हैं, एक ऊर्जा संरक्षण भी होता है। तो देखिए वो पहले देख लीजिए ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जैसे ये संवेग संरक्षण का है, उसी तरह से ऊर्जा संरक्षण का भी होता है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का क्या होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसे परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा ये संरक्षण का सिद्धांत है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसे परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही है। अब देख लीजिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि किसी गतिशील वस्तु को किसी टक्कर द्वारा रोकेंगे तो टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होगा। जैसे आप समझिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ट्रक है, ठीक है, यहाँ पर कोई बाइक वाला है, ठीक है, अगर इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है, टक्कर रोकेंगे तो टक्कर से पहले का संवेग, और देखिए जब यहाँ दोनों टकरा गया, मान लीजिए कि बीच में अगर टकरा गया तो जो टक्कर से पहले का संवेग है और टक्कर के बाद का संवेग दोनों बराबर होगा। ठीक है ना, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही होता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही है। अब देख लीजिए आगे गतिज ऊर्जा तथा संवेग में रिलेशन क्या है। तो देखिए गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो अब देख लीजिए 1/2 mv²/m। ठीक है, अब देखिए संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या ऐसी होता है। तो देखिए गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² और संवेग बराबर होता है P बराबर mv होता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर, ठीक है, 1/2 mv², क्या होगा mv²। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ऊपर नीचे m से भाग देते हैं, m/m से भाग दे दिए। ठीक है, m/m से मान लीजिए कि हम भाग दे दिए, तो देखिए यहाँ पर 1/2 क्या होगा m² हो जाएगा ना, बटा v² बटा में m हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 1/2 m² v² बटा में हाई m, जैसे m/m से हम भाग दिए, लेकिन इसको m फिर काटेंगे तो फिर तो वहीं हो जाएगा, इसे कोई नहीं होता। ठीक है, तो m/m से हम उसमें भाग दिए हैं, तो भाग दिए तो m², क्योंकि एक m यहाँ था, एक m से भाग दिए तो m² बटा v, यहाँ पर v² हो गया बटा m हो गया। तो अब देख लीजिए आप यहाँ पर कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है mv
अगर मान लीजिए कि इसको स्क्वायर कर दिए, इसको स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर यही ना है, तो इसका मतलब कि P है, ये क्या है टोटल P है, तो P है लेकिन P का स्क्वायर है, क्या है P है लेकिन P का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, P ई टोटल हो जाएगा P स्क्वायर, क्या हो जाएगा P स्क्वायर। तो अब देखिए फ्रेश क्या हो जाएगा, फ्रेश अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा कि 1/2 ऐसे न था, P स्क्वायर बटा M। तो अगर इसको आप बढ़िया से लिखते हैं तो P स्क्वायर बटा 2M, इस दोनों में यही संबंध होता है। क्या होता है, गतिज ऊर्जा और संवेग में यही संबंध होता है, यानी कि दोनों में यही रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं आवेग क्या है। जैसे संवेग आप लोगों ने देखा कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, उसी तरह से आवेग किसको कहेंगे। तो जब देखिए, जब बहुत बड़ा बल जब छोटे समय के लिए लगता है तो उसे आवेग कहते हैं। जब बहुत बड़ा बल जब छोटे समय के लिए लगता है तो उसे आवेग कहते हैं। जैसे बल से लगा चोट, ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पर, जब बहुत बड़ा बल छोटे समय के लिए लगता है तो उसे आवेग कहते हैं। ठीक है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि कितना न्यूटन का बल लगा और कितना समय के लिए लगा, आवेग बराबर। अब देख लीजिए यहाँ पर जैसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए समझिए ध्यान से, कह रहा है कि जब बहुत बड़ा बल जब छोटे समय के लिए लगता है तो उसे आवेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल आता है, जैसे बॉल आता है आपने एकदम तुरंत स्टार्ट से लग जाता है, कभी कभी सटाक से जैसे पैर उर में लग जाता है तो आपके कुछ समय के लिए लगता है, बहुत ही कम सेकंड के लिए लगता है, लेकिन उस समय बहुत तेज़ दर्द करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में कभी कभी जैसे सर मारते हैं, टीचर पढ़ाते हैं तो मारते हैं, तो जैसे कभी कभी एकदम जो छड़ी है, डंडा छड़ी, उससे एकदम सटाक से मारते हैं तुरंत, यानी कुछ सेकंड के लिए लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा चोट लगता है, तो बस उसी को आवेग कहते हैं। ठीक है, जब बहुत बड़ा बल माने बहुत बड़ा बल छोटे समय के लिए लगे तो उसी को आवेग कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आवेग आप लोग समझ गए। आवेग क्या है कि बहुत बड़ा बल, जैसे मान लीजिए कि छड़ी से आपको चोट लगा है, जैसे कुछ सेकंड के लिए लगता है लेकिन तेज़ लगता है। ठीक है, उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल से जैसे गेंद लगता है तो बॉल बहुत तेज़ आती है, जैसे सटाक से लगता है, कुछ सेकंड के लिए लगता है लेकिन बहुत तेज़ लगता है। ठीक है, तो वही हो गया आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, जैसे कितना न्यूटन का बल लगा और कितना समय के लिए लगा। ठीक है, अगर इन दोनों में गुणा करा देंगे तो आवेग निकल जाएगा। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन टू एस। ठीक है, न्यूटन ये हो गया एस माने सेकेंड। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।